एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसएसटी में। जैसा कि आपको पता है हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और ये जो वीडियो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे मेरा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था वो टॉपिक है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। मतलब ये कि गुलामी प्रथा जो है, जो दास प्रथा जो है, उसकी समाप्ति फ्रांस में कैसे होती है। पहले तो स्लेवरी है कि ये दास प्रथा के बारे में जानते हैं कि एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेता है तो ये प्रथा जो है दास प्रथा कहलाती है और वो पूरी तरीके से उसके अंडर में रहता है। जो मालिक कहता है वही जो है वो व्यक्ति करता है, उसको आज़ाद होने का अधिकार नहीं होता है। और सभी कल्चर्स में, एंशिएंट टाइम्स में और मेडिवल टाइम्स में जो है ये स्लेव सिस्टम प्रचलन में था। इंडिया में भी हम लोग देखते हैं, अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो महाभारत में आपने सुना होगा कि कौरवों ने जो है जुए के खेल में एक बार युधिष्ठिर को हरा दिया था और इसके माध्यम से जो है वो पूरे पांडवों को जो है वो उन लोगों ने जो है दास बना लिया था। तो दास सिस्टम जो है एक मनुष्य होने के नाते जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों के पूरी तरीके से नकारने की बात करता है। अब यूरोप में भी ये स्लेवरी सिस्टम प्रचलन में था। अब फ्रांस में जो स्लेवरी सिस्टम आया उसका रीजन क्या था कि ये जो स्लेवरी सिस्टम था वो 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। ये 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। रीजन क्या था इसका कि फ्रांस ने जो है यूरोप के जो कई सारे देश थे वो नए नए मार्केट्स की तलाश में अलग अलग जगहों की खोज कर रहे थे। ऐसी स्थिति में फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस जो है आज के डेट के जो कैरेबियन नेशंस हैं, जो कैरेबियन आइलैंड्स को हम लोग कहते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे वेस्ट इंडीज का नाम सुने होंगे, ब्रायन लारा जहाँ से खेलता है, क्रिस गेल जहाँ से खेलता है। वेस्ट इंडीज अगर आप बात करें अगर ज्योग्राफिकल टर्म में तो वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश नहीं है। वेस्ट इंडीज मुख्यतः जो एक टीम है जो वहाँ के कई सारे आइलैंड्स जैसे बारबाडोस हो गया, जमैका हो गया, टंगस्टन हो गया, इन सब आइलैंड्स को मिला के एक टीम बनाया गया है क्रिकेट का जिसका नाम वेस्ट इंडीज है। ऐसा कोई देश नहीं है। तो ये जो वो जो वेस्ट इंडीज है या ये जमैका, कैरेबियन वगैरह जो आइलैंड्स है इन्हीं को सामूहिक रूप से हम लोग कैरेबियन आइलैंड कहते हैं। अब अगर देखें तो यहाँ पे आपको अगर आप ज्योग्राफी का मैप देखें तो ऊपर में जो है कॉन्टिनेंट मिलेगा आपको यूरोप, ठीक इसके नीचे यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन सी है और इसके नीचे जो एक और आपको कॉन्टिनेंट मिलेगा जिसको हम लोग अफ्रीका कहते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महादेश। इसके बीचों बीच जो है ये पूरा का पूरा जो है समुद्र है जिसको हम लोग अटलांटिक ओशन के नाम से जानते हैं, अटलांटिक ओशन। और इस अटलांटिक ओशन के इस पार जो है दो बड़े बड़े महादेश हैं। इधर हो गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और इधर हो गया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। क्लियर है? ये जो कैरेबियन आइलैंड है यहाँ पे जो है कई सारे आइलैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। आप मैप में एक बार देखिएगा, इसी को हम लोग संयुक्त रूप से कैरेबियन आइलैंड के नाम से जानते हैं। यही जो है हमारा कैरेबियन आइलैंड है, कैरेबियन आइलैंड है। क्लियर है इतना? दूसरी बात, यूरोप में अगर मैप अगर देखें ठीक से तो यूरोप में यहाँ पे जो है ब्रिटेन है, ठीक इसके नीचे जो है फ्रांस है। अब जब धीरे धीरे जो है अलग अलग कब्जा ये लोग करने लगे तो फ्रांस ने यहाँ पे जो है कैरेबियन आइलैंड में कई सारे उपनिवेश स्थापित किए थे, कॉलोनीज बनाए थे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कॉलोनीज का नाम था सैन डोमिंगो। सैन डोमिंगो और भी कई सारे कॉलोनीज थे, आपको बुक में मिल जाएगा उसके नाम। एक सैन डोमिंगो भी एक इंपॉर्टेंट कॉलोनी था। अब ये लोग कर क्या रहे थे, ये कॉलोनीज में यहाँ का जो क्लाइमेट था, जो कैरेबियन आइलैंड का ये जो क्लाइमेट था वो टी के खेती के लिए, टोबैको के खेती के लिए, तंबाकू के उत्पादन के लिए, गन्ने के उत्पादन के लिए काफी बढ़िया था।
और इन सब चीज़ों का यूरोप में काफ़ी डिमांड था। लेकिन समस्या ये था कि यूरोप का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जाके इतनी दूर घर से जाकर काम करने के लिए तैयार नहीं था। तैयार क्यों नहीं था? सीधी सी बात है भाई, ये इतना समुद्र पार करके 3-3.5 महीने का जर्नी, उस समय प्लेन वगैरह था नहीं, तो शिप में आप जा रहे हैं, इतना कठिन परिस्थिति में पता चला कि उधर ही रह गए। सिंपल सी बात है, आप नवोदय के बच्चे 9th क्लास को याद कीजिए, आप 9th में हैं भी। यहाँ से उड़ीसा हमारा माइग्रेशन है, और माइग्रेशन जाने में होता क्या है कि कुछ बच्चे रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अरे घर से इतना दूर जाऊंगा, पता नहीं कैसे एडजस्ट करूंगा या नहीं करूंगा। सेम प्रॉब्लम यही होता है कि हर आदमी चाहता है कि उसके घर के पास ही जो है उसको जॉब मिल जाए। इतनी दूर जाने को लिए तैयार नहीं होते थे यूरोप के लोग। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, फ्रांस के लोगों ने इसका विकल्प ढूंढा, या ऐसे कहें कि यूरोप के लोगों ने इसका विकल्प ढूंढा। और वो लोग क्या करते थे, यूरोप में यहाँ पे एक यहाँ पे बंदरगाह है, बॉर्डर्स करके एक बंदरगाह है। यूरोप से जो है ये अफ्रीका आते थे, यहाँ से अफ्रीका आते थे, और अफ्रीका में जो लोकल जो लोग होते थे उनको हम लोग निग्रो कहते थे। अब ये टर्म यूज करना बंद कर दिए, निग्रो। ये एक तरीके से गाली देने टाइप का वर्ड है कि जो सहारा डेजर्ट के साउथ में जो लोग रहते हैं उनको लोकल नाम जो है उनका निग्रो है। इन लोगों को जो है यूरोप वाले क्या करते थे, यहाँ पे चूंकि अफ्रीका में काफ़ी गरीबी थी और ये लोग खुद ही जो है यहाँ पे गुलाम बना के इन लोगों को भी रखे थे, तो यहाँ एजेंट्स यहाँ पे निग्रो लोगों को जबरन जो है वहाँ बेवकूफ़ बना के रखे हुए थे अपने पास। और ये करते क्या थे कि जब यहाँ के एजेंट यहाँ पे आते थे तो इनको कुछ पैसे देते थे, और उस पैसे के बदले में वहाँ से लोगों को खरीद लेते थे, और खरीदने के बाद फिर यहाँ अफ्रीका से ये क्या करते थे, ये कैरेबियन आइलैंड में इन लोगों को भेज देते हैं। कैरेबियन आइलैंड में ये लोग भेज देते हैं। ठीक से यहाँ पे समझना है, यूरोप के लोग, खासकर फ्रांस के लोग जो है, बॉर्डर्स या नैंट्स नाम का एक बंदरगाह था, वहाँ से जो है अफ्रीका में आते थे। अफ्रीका के लोगों को यहाँ पे जो है या तो जबरन पकड़ते थे, या फिर वहाँ पे जो है जो ताकतवर व्यक्ति होता था उसको जो है वो कुछ लालच देते थे कि आप लोग जो है पकड़ के रखिए लोगों को, हम आपको पैसा देंगे। तो ये पकड़ के रखता था, और जैसे ही जो है ये लोग खरीदते थे पैसा देने के बाद, तो ये तो एक व्यापारी तो इसमें लगा हुआ नहीं है, कई सारे व्यापारी लगे हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना स्टाम्प लगा देते थे, मुहर मार देते थे उसके शरीर पे कि भाई ये हमारा जो है स्लेव है, इसको दूसरा कोई नहीं ले सकता है। जंजीरों में उसको बांधते थे, और जबरन जो इनको शिप पे बैठा के फिर ये कैरेबियन कंट्री में इनको लेके जाते थे। ये जो सैन डायमंड जो आइलैंड है उसमें ये लोग लेके जाते थे। अब ये यात्रा जो है इतनी कठिन होती थी, 3-3.5 महीने लगता था इस अटलांटिक ओशन को उसको क्रॉस करने में, और गर्मी के सीजन में जबरन जो है लोगों को ठूस दिया जाता था। तो कई सारे लोग तो रास्ते में ही मर जाते थे, जो मरते थे उनको नीचे ड्रॉप कर दिया जाता था। जैसे तैसे यहाँ पहुँचते थे। यहाँ पे जो प्लांटेशन मालिक जो होते थे, जो बागान मालिक होते थे, वो उनको पैसा देके खरीदते थे और इनसे जो है उत्पादन करवाते थे। काफ़ी कठिन जो है ये परिस्थिति में जो जीते थे, इनको कहीं आज़ादी की कोई ऑप्शन नहीं था कि आप आज़ाद हो सकते हैं। एक बार जब खरीदे जा रहे थे तो मरने के बाद ही ये आज़ाद हो पाते थे। परिणाम ये हो रहा था कि यहाँ पे जब ये जो मैन पावर को यहाँ से लेके यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गन्ने का, तंबाकू का, चाय का, कॉफ़ी का, इन सब कैश क्रॉप्स का यहाँ उत्पादन कराया जाता था, और ये उत्पादन फिर जब प्रोडक्शन हो जाता था तो इसको लेके यूरोप के देशों में सप्लाई किया जाता था। अब चूंकि ये व्यापार देखिए, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ट्रायंगुलर बन गया। इसीलिए इस ट्रेड को, स्लेव ट्रेड को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, त्रिकोणीय दास व्यापार। त्रिकोणीय कैसे? तो इसके 3 एंगल बन रहे हैं, यूरोप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो कैरिबियाई आइलैंड है। इन तीनों के माध्यम से यहाँ व्यापार हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग त्रिकोणीय दास व्यापार या ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के नाम से जानते हैं। फायदा इससे मालामाल हो रहे हैं यूरोप के लोग, गरीब से गरीब बनते जा रहे हैं अफ्रीका के लोग। अब जब एक बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया वहां पे, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद
वहाँ पे ये कहा गया कि भाई वहाँ ह्यूमन राइट्स की बात की गई कि सब लोगों को लिबर्टी का राइट्स है। तो ऐसी स्थिति में जब नेशनल असेंबली जो थी, नेशनल असेंबली में कई बार इस बात का डिस्कशन हुआ कि जो हम लोगों को लिबर्टी का राइट्स हम लोगों ने जो फ्रेंच के पीपल को दिया है, ये लिबर्टी का राइट्स जो है फ्रेंच कॉलोनीज के लोगों को भी दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये कि ये लोग मांग कर रहे थे कि दास प्रथा जो है, जो स्लेव सिस्टम है, उसको एबॉलिश कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि ये जो स्लेव ट्रेड था उसमें जो मुख्यतः कौन से लोग लगे हुए थे, तो जो धनी व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, वो लगे हुए थे। और ये लोग जो है इससे काफी ज्यादा पैसा कमा रहे थे। इसलिए ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, इस तरह के एबॉलिशन के खिलाफ थे। मतलब ये चाहते थे कि नहीं, ट्रेड से जो स्लेव ट्रेड है वो ऐसे एज इट इज चलते रहना देना चाहिए। तो नेशनल असेंबली में काफी बात तो किया गया स्लेव ट्रेड को हटाने का, लेकिन उसको हटाने का कोशिश नहीं किया गया। जो जैकोबिन का गवर्नमेंट था उसने सबसे क्रांतिकारी काम क्या किया गया कि 1794 में फ्रांस की कॉलोनीज में भी जो है स्लेव ट्रेड्स को एबॉलिश कर दिया गया, स्लेव ट्रेड्स को समाप्त कर दिया गया 1794 में। ये इनका सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था। ये सबसे बड़ा जो है वो अप्रिशिएबल वर्क था जैकोबिन गवर्नमेंट का कि इसने फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेव ट्रेड्स को समाप्त कर दिया। लेकिन ये जो स्लेव ट्रेड समाप्त किया गया था ये काफी कम समय तक रहा, क्योंकि 1804 में नेपोलियन यहाँ पे शासक बन गया था। और नेपोलियन ने क्या किया कि फिर से जो है स्लेव ट्रेड को जीवित कर दिया। मतलब 17 शुरू में तो नेशनल असेंबली में डिस्कस किया गया। अच्छा, ये स्लेव ट्रेड स्टार्ट क्यों हुआ? 17वीं सेंचुरी में नेशनल असेंबली में बात किया गया कि हटाना चाहिए, लेकिन हटाया नहीं जा सका। 1794 में जैकोबिन्स के द्वारा इसको हटा दिया गया, लेकिन फिर से 1804 में नेपोलियन के द्वारा स्लेव ट्रेड को बहाल कर दिया गया। इस प्रकार जो स्लेव ट्रेड को हटाने की बात की गई थी वो कुछ दिन के लिए, मात्र 10 साल के लिए जो है वो समाप्त किया गया। फाइनली जो है फ्रांस की कॉलोनीज में 1848 में जो है स्लेव ट्रेड्स को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया। मतलब 1848 में जाके पहली बार जो है, या ऐसे कहें कि अंतिम रूप से जो है, फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज में जो है क्या किया, स्लेव ट्रेड को समाप्त कर दिया। और इस प्रकार फ्रांस से स्लेव ट्रेड्स की समाप्ति होती है। क्वेश्चन आएगा कि क्या प्रोसेस था, आपको ऐसे ही बताना है कि स्टार्ट कब हुआ, रीजन क्या था स्टार्ट होने का, किस तरह का वो ट्रेड था। दूसरी बात, नेशनल असेंबली में क्या किया गया, फिर 1794 में क्या किया गया, 1804 में क्या हुआ, और फाइनली 1848 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये एक टॉपिक था आपको कि एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, उसके बारे में पढ़ना था। एक लास्ट टॉपिक आपका है कि क्या डेली लाइफ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कुछ चेंजेज आए, डेली लाइफ में क्या कुछ चेंज आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो हम देखते हैं कि डेली लाइफ में, इसका मतलब ये डेली लाइफ का मतलब क्या है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने आइडियोलॉजी का आपने अपनाया। उसने कहा कि लिबर्टी सबको मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको होना चाहिए। तो क्या ये केवल सिद्धांत में ही रहा या व्यवहार में भी इसको हम लोग देखेंगे? तो हम लोग देखते हैं कि नहीं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण डेली लाइफ में भी चेंजेज आया। और उसका सबसे महत्वपूर्ण चेंज जो हम लोग देखते हैं वो ये देखते हैं कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चेंज ये आया कि सेंसरशिप जो वहां लागू था उसको समाप्त कर दिया गया। सेंसरशिप को, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। अब ये सेंसरशिप क्या है? तो सेंसरशिप का सीधा सा मतलब है कि जो ओल्ड रिजीम था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले वाली जो व्यवस्था थी, उसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी बात को अभिव्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी, उसको बोलने की आज़ादी नहीं थी। वो कुछ भी तभी लिख सकता है जब उसको राजा से परमिशन मिलेगा। जिन बातों को राजा से परमिशन उसको नहीं मिलेगा, उन बातों को वो लिख के मार्केट में सर्कुलेट नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा वो करता है फिर उसको सजा मिलेगी। इस तरह का प्रोविजन था।
तो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और इसमें ये कहा गया कि सबको जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि सेंसरशिप को एबॉलिश कर दिया गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि सभी लोग जो है खुलकर अपने विचार रख पाते थे, अपने हिसाब से मैगजीन छापते थे। तो किसी भी बात के दोनों पक्षों को रखा जाने लगा समाज में, मतलब उसके पॉजिटिव भी और उसके निगेटिव भी। सब लोग अपनी अपनी बातों को तर्कपूर्वक जो है सही ठहराने की कोशिश करते थे। फिर क्या हुआ, सेंसरशिप में एक और चीज है, केवल लिखने के माध्यम से ही अभिव्यक्ति नहीं करना है, इसमें कुछ लोग जो है आर्ट के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक जो होते हैं उसके माध्यम से भी किसी मैसेज को दे सकते हैं। तो ये सब भी जो है आज़ादी हम लोग वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखते हैं कि लोगों को जो है अब अपनी बातों को जो है किसी भी तरीके से अभिव्यक्त करने की खुली आज़ादी मिल गई। तो ये इसका मतलब ये कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से डेली लाइफ में जो कई सारे हम लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है, और इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण ये दिखता है कि सेंसरशिप के खत्म हो जाने से लोग अपनी अभिव्यक्तियों को, अपनी भावनाओं को जो है लिख कर, बोल कर, आर्ट के माध्यम से जो है अब समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते थे। एक लास्ट टॉपिक ये है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वर्ल्ड को क्या गिफ्ट है, कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हम लोग इतने दिन से लगातार पढ़े जा रहे हैं, तो इसका कुछ फायदा भी है या ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। तो हम लोग उसको कहते हैं लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन या गिफ्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू द वर्ल्ड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू द वर्ल्ड मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वर्ल्ड को क्या गिफ्ट है, क्या योगदान है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो गिफ्ट है वो है फ्रीडम ऑफ या राइट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार जो है सबसे पहली बार जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही कहा गया। और इसके बाद जो है कई सारे देश जो गुलाम थे इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें भी बात किया गया कि भाई मनुष्य होने के नाते हमको स्वतंत्र होने का अधिकार है। उसी तरह अन्य डेमोक्रेटिक राइट्स, अदर डेमोक्रेटिक राइट्स, अदर डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की गई कि अन्य कई सारे अधिकारों को भी बात की गई कि उनको भी जो है हम लोग क्या करेंगे, मांग की बात की गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई कि संपत्ति का अधिकार जो है सभी व्यक्ति के पास है। बात किया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच का कि सबको जो है बोलने का अधिकार है, अपने मन की बातों को अभिव्यक्त करने के अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये सब लेगेसी है, ये सब गिफ्ट्स है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वर्ल्ड को। और वही रीजन है कि हम लोग इंडिया में होने के बावजूद आज के डेट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर ये सब नहीं हुआ रहता, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये सब बातें नहीं की गई रहती, तो हो सकता है आज भी मोनार्की सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग आज भी देखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका कि क्या गिफ्ट्स है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का या क्या लेगेसी है। इसको लेगेसी समझ लीजिए। लेगेसी का मतलब क्या होता है कि क्या छोड़ के, विरासत क्या छोड़ के गया। लेगेसी या गिफ्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो आप इन सब बातों को लिखिएगा। यहाँ पे ये चैप्टर, अच्छा, दो आदमी इंडिया के भी उस समय थे जो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी जो है प्रभावित हैं, और वो थे राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में आप लोग सुने होंगे कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिया था उस टीपू सुल्तान ने, और उसने एक स्वतंत्रता का पेड़ भी लगाया था उसने मैसूर में। और उसने जो है फ्रांसीसी सेना की सहायता भी मांगी थी कि आइए हमारी सहायता कीजिए और अंग्रेजों से हमें मुक्त कीजिए। वो अलग बात है कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल मिला नहीं उसको, और अंग्रेज यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिए। इस प्रकार ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है। अब फिर हम लोग आते हैं जरा अप्रोच पे कि पढ़ना कैसे है। अब फर्स्ट वाला वीडियो आप फिर से देखिए एक बार। दूसरी बात है, अब आप कैसे पढ़ते हैं, अभी भी कई सारे बच्चे वैसे ही आंसर तैयार कर रहे थे। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, एक बार ऐसे ही सरसरी निगाह से उसका रीडिंग लगा लिया। रीडिंग लगाने के बाद 2-4 क्वेश्चन 1 2 3 4 गाइड उठाया या बुक उठाया, जो आपको लगता है कि इजी क्वेश्चन है, फटाफट होमवर्क के नाम पे इसको करके दे दो, चैप्टर हमारा खत्म। लेकिन इससे होता क्या है, ये 4 क्वेश्चन करने से आपको ऐसा लगता है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया या आपका चैप्टर कब कंप्लीट हो गया।
पर वास्तव में ये प्रिपरेशन है ही नहीं आपकी। क्यों? क्योंकि 4 तो आपने किया चुन चुन के। अगर 5वां क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम के पहले आपका क्या होता है, दिमाग में चलता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का पूछेगा तब तो बता दूंगा, लेकिन कहीं एबोलिशन ऑफ स्लेवरी पूछ दिया तो जैसे ही तो आता है तो आप डर जाते हैं। फिर वही दुर्गा माँ और हनुमान जी से मनाना शुरू कर देते हैं कि हे भगवान वही आना जो पढ़े हैं। ये 4 में से 5वां मत आना, नहीं तो लटक जाएंगे हम, और लटक जाएंगे फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। अब दूसरा अप्रोच हमने क्या किया, धीरे धीरे पढ़ा, एक एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे मन में सीधे सी बात है, हम कॉन्फिडेंस से लबरेज लेंगे। एग्जाम के पहले क्या होगा कि भाई हमने तो सारा टॉपिक कवर किया है, आने तो आएगा कहाँ से, जहाँ से आएगा वहाँ से देखा जाएगा। इसके बाद भी अगर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, तो उससे घबराना नहीं है। एग्जाम में घबराना क्यों नहीं है? पहले तो आराम से पानी वानी पीना है, एग्जाम में पानी भी मिलता है, मालूम है ना? हाँ, पानी भी पीना है, एक ग्लास आराम से पानी पीजिए, रिलैक्स होइए और अपने आप से कहिए कि भाई इतना व्यवस्थित तरीके से मैंने पढ़ा है, मैं कुछ छोड़ा ही नहीं हूँ। तब जब इसमें मेरी हालत खराब है तो वो जो 3-4 गेस क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ते हैं, उनका क्या हाल होगा? तो उन पर एक बार मुस्कुराते हुए सॉल्व करना है, आपका आंसर निश्चित रूप से बाकियों से बेहतर होगा। तो इसी अप्रोच को आप सोशल साइंस के सारे चैप्टर्स में लागू करेंगे। सोशल साइंस के अलावा साइंस आप पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, अप्रोच सेम रहेगा। और अगर इस अप्रोच से आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मार्क्स आपको ज़्यादा आएंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए इस चैप्टर का, और क्वेश्चन वही आंसर देना है जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इतना मिनिमम करना है। इसके बाद आपको जितना मर्जी है उतना पढ़ते रहिए, ज़्यादा पढ़ने का कोई नुकसान नहीं होता। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पहला, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्लेवरी एबोलिशन इन फ्रांस। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्लेवरी एबोलिशन इन फ्रांस। फ्रांस में दास प्रथा की समाप्ति की प्रक्रिया का वर्णन करें। फ्रांस में दास प्रथा की समाप्ति की प्रक्रिया का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस did people witness in everyday life after the revolution of 1789 in France? What changes did people witness in everyday life after the revolution of 1789 in France? फ्रांस में 1789 की क्रांति के बाद, फ्रांस में 1789 की क्रांति के बाद लोगों ने आम जीवन में क्या परिवर्तन महसूस किए? तो इसमें लिखना आपको वही है, क्या परिवर्तन महसूस किए, कि जो वहाँ पे जो एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप किया गया था उसके कारण जो परिवर्तन आया वो आपको लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन लिखिए इसका, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन द वर्ल्ड? फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इतना कीजिए, उसके बाद से इसका आंसर जो है मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग ज्योग्राफी का करेंगे, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।